क्या हाल है बेटा? बेटा आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की आखिरी क्लास। इससे पहले आपने पढ़ी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपने सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने ये सीखा। लेकिन आज कुछ और थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उनसे जो मोलर मास कैलकुलेट करते हो सॉल्यूट का, वो फार्मूले बेटा केवल और केवल अप्लाई होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है बेटा जिसका ना तो आयोनाइजेशन होगा ना उसका एसोसिएशन होगा। इसका मतलब कौन से एग्जाम्पल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, प्रोटीन है। अगर ये सब एग्जाम्पल देते हैं तो वो फार्मूले अप्लाई होंगे। लेकिन अगर NaCl, KCl, बेंजोइक एसिड ये सब देते हैं तो वो फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, कब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है तो सब बताएंगे। अभी आप ये समझिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करना है तो बेटा हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूले को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनमें चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, क्या होगा, सब समझेंगे। उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा पहले एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? अगर आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से आप किसी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू जो आनी चाहिए उससे डिफरेंट आ रही है, मान लो आनी चाहिए थी 100 और आ रही है 50, या आनी चाहिए थी 100 आ रही है 200, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 1/3 हो जाए, हाफ हो जाए। इसका मतलब अगर इतना चेंज होता है तो जो मोलर मास आप कैलकुलेट करते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से तो उसको आप कहते हैं बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक बार डेफिनेशन देखते हैं, देखिए बेटा क्या है। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज comes out to be different than the normal value या expected value, this is called abnormal molecular mass। इसको आप एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो देखिए, अगर आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है बेटा किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से, फॉर एग्जांपल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू बेटा डिफरेंट आ रही है नॉर्मल वैल्यू से, अगर नॉर्मल वैल्यू से डिफरेंट आती है, 50 आनी चाहिए थी 100 आती है, या 100 आती थी आनी चाहिए थी 50 आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जब इलेक्ट्रोलाइट का या तो आयोनाइजेशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। देखिए जरा समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे ये KCl का आप एग्जांपल लेते हैं। देखिए जो KCl है ये आयनाइज हुआ, K पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। तो मान लो KCl के 100 मॉलिक्यूल थे, लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल 2 आयन में चेंज हो गया, तो मॉलिक्यूल्स हो गए 200। इसका मतलब अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल आएगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर KCl 2 आयंस में आयनाइज हो गया तो आयंस डबल हो गए हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एलिवेशन, डिप्रेशन जो भी है वो डबल आ रही है। देखिए ध्यान से, मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, KB, WB, MB, WA इंटू 1000। ध्यान से देखते हैं बेटा क्या है। मान लो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ट्वाइस आ रहा है, तो ट्वाइस क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए हैं। अगर ये ट्वाइस आएगा तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा बेटा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हाफ आएगा, तभी सेकंड ऊपर ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये कैंसिल होके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी के कोई सॉल्यूट 2 आयंस में आयनाइज हो रहा है तो उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है बेटा वो डबल आएगी और उसका मोलर मास हाफ आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल ये है बेटा,
अगर आपने MgCl2 लिया, ये मैग्नीशियम आयन में चेंज हुआ और 2 क्लोराइड आयन में चेंज हुआ, इसका मतलब 3 आयन्स में चेंज हो रहा है। तो अब क्या है, अब ये एलिवेशन ट्रिपल होता है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 1/3। क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ट्रिपल क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक MgBr2 या एक MgCl2 3 आयन्स में चेंज हो रहा है। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ट्रिपल आएगी, तो मोलर मास 1/3 आएगा। एक दो और एग्जांपल से इसको समझते हैं, देखिए बेटा ध्यान से। अगर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लें, मान लो एसिडिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, उसको आप एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। फॉर एग्जांपल हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप डिसॉल्व कर रहे हैं बेंजीन में, तो देखिए क्या होगा बेटा, ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप है। ये हाइड्रोजन बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ध्यान से देखें तो डाइमर बना रहा है, डाइमर बना रहा है और इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। ध्यान से देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना रहा है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर 100 मॉलिक्यूल थे तो 2 मॉलिक्यूल जो है ना जुड़ जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे, तो 100 मॉलिक्यूल कितने रह जाएंगे बेटा, 50 रह जाएंगे। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अब जितनी आनी चाहिए थी उससे हाफ आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये फार्मूला है। अगर हम ध्यान से देखें कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो ये 2 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है, डाइमर में चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हाफ आएगी बेटा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आधे रह जाएंगे। अगर ये हाफ आएगा तो ये डबल आएगा, ताकि ये बैलेंस रहे। इसका मतलब अगर किसी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में एसोसिएशन हो रहा है, अगर डाइमर बना रहे हैं तो मोलर मास डबल आएगा, अगर ट्राइमर बना रहे हैं तो ट्रिपल आएगा। लेकिन ये कब तक एप्लीकेबल है, जब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयनाइज हो रहा है या उसका 100% एसोसिएशन हो रहा है। अगर वो 100% नहीं हो रहा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कितने % आयनाइज होगा, कितने % उसका एसोसिएशन होगा। ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस सब को समझने के लिए यहां पे एक हम फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं बेटा वेंटो फैक्टर। तो देखिए समझेंगे जरा उसको, वेंटो फैक्टर क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंटो फैक्टर। तो वेंटो फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी सॉल्यूट का कितने % में उसका डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा सॉल्वेंट में। तो वेंटो फैक्टर क्या है कि दिस फैक्टर इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन द डिसोसिएशन या एसोसिएशन of the solute in the solvent। ये एक्सप्लेन करता है और इसको आप I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सप्लेन करता है बेटा कि किसी सॉल्यूट का कितना डिसोसिएशन होगा और कितना एसोसिएशन होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, देखेंगे जरा, I इक्वल है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी divided by normal value of colligative property। तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप डिवाइड करेंगे बेटा किससे, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से।
एक और देखेंगे, फार्मूला है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखिए वैसे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इसमें नॉर्मल नीचे आ रहा है तो मोलर मास में नॉर्मल ऊपर आएगा, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक और फार्मूला है, तो देखिए एक और फार्मूला है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन हुआ तो डिसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल्स है, पहले कितने पार्टिकल्स थे, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, total number of moles of a particles after dissociation या association और total number of moles of the particle before dissociation और association। ये फार्मूले अप्लाई करेंगे, सब सीखेंगे बेटा, और इनकी हेल्प से आप आई वेंटो फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, एक है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब NaCl का एग्जांपल लेते हैं, अगर NaCl 2 आयंस में आयनाइज हुआ तो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू डबल हो गई, तो देखिए डबल हो गई तो किस तरीके से आएंगे, ये डबल हो गई और ये 1, पहले नॉर्मल वैल्यू 1 थी, इसका मतलब I की वैल्यू 2 आ रही है NaCl के केस में। ऐसे ही अगर आप CaCl2 लेते हैं तो 3 आयंस में आयनाइज हो रहा है तो I की वैल्यू 3 आएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयनाइज हो रहा है तो जितने आयंस में आयनाइज होता है वो वेंटो फैक्टर की वैल्यू होती है। देखिए जरा ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, जो वेंटो फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी फॉर डिसोसिएशन। अभी हमने पढ़ा कि NaCl के लिए 2 आ रही है और CaCl2 के लिए 3 आ रही है, क्योंकि उनका डिसोसिएशन हो रहा है, तो जिस भी सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा उसकी वेंटो फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और I लेस देन 1 आएगा बेटा फॉर एसोसिएशन। अगर किसी सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, और I इक्वल आएगा फॉर नाइदर डिसोसिएशन और नॉर एसोसिएशन। अगर किसी का ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आनी है। अब हमें बेटा ये I इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, तो ध्यान से देखते हैं। आपने बेटा ये सब पढ़ा था, देखिए एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या फार्मूले पढ़े थे, ऑस्मोटिक प्रेशर CRT आपने पढ़ा था, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा ICRT, ठीक है। और आपने बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। आपने पढ़ा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। और रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर आपने पढ़ा कि ये इक्वल था काई B के। अब देखिए चारों फार्मूले में चेंज हो रहा है, सभी में आप I फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहां पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आपने I इंट्रोड्यूस कर दिया आप समझेंगे कि अब हमें जो भी न्यूमेरिकल करना है हमें इन फार्मूलों को यूज करना है। अब कभी भी आपको जो फार्मूले अप्लाई करने हैं वो बिना I के यूज नहीं करने, चाहे आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है। अगर आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो आप I की वैल्यू 1 रख लीजिए, और इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो कैलकुलेट करेंगे, वो सिखाएंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बड़ा एग्जाम में 50% बच्चे गलत करके आते हैं, बहुत ध्यान से समझना। क्यों 50% बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, मान लो एग्जाम में कहा एलिवेशन कैलकुलेट करिए NaCl का, और बच्चों ने पुराना ही फार्मूला लगा दिया, I यूज ही नहीं किया, तो 0 मिलने हैं, 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपको वेंटो फैक्टर अप्लाई करना था और आपने नहीं किया। तो बिल्कुल आप अब आज के बाद से याद रखिए, आपको ये चारों फार्मूले बिना वेंटो फैक्टर के अप्लाई करने ही नहीं है। आप देख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, प्रोटीन दिए तो I की वैल्यू 1 है, NaCl, KCl, MgBr2 दिए तो आप I की वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे I की वैल्यू, देखिए बेटा
अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो देखिए 4 क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो जितने, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितने आयंस में आयनाइज हो रहा है वही आई की वैल्यू होगी। देखिए क्या होगी आई की वैल्यू, समझेंगे वेंट्रो फैक्टर क्या होगा और किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखिए अगर मान लो NaCl है तो बेटा वो कितने आयंस में आयनाइज हुआ, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है ये 2 आयंस में आयनाइज हुआ तो I की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मान लो KCl दिया हुआ है तो बेटा KCl आयनाइज होता है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो फिर I की वैल्यू हो जाएगी क्या 2, क्योंकि आपको नंबर ऑफ आयंस काउंट करने हैं। देखो 1 और 1 2 हो गया है। ऐसे ही आप देखें अगर आपको दिया हुआ है MgBr2 तो मैग्नीशियम आयन और ये 2Br नेगेटिव में चेंज होगा। अगर दिया हुआ है K2SO4 तो बेटा वो 2K एक सल्फेट में चेंज होगा। आपको दिया हुआ है AlCl3 तो एक एल्युमिनियम आयन 3 क्लोराइड आयन में चेंज होगा। आपको दिया हुआ है बेटा Al2SO4 का थ्राइस तो चेंज होगा Al3 प्लस 2 आयन्स में और 3 सल्फेट आयन में। तो देखते हैं क्या होगा वेंट्रो फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 1 आयन मैग्नीशियम का है, 2 Br का है तो 3 हो जाएगी वैल्यू, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट तो 3 हो गई, 1 एल्युमिनियम 3 क्लोराइड आयन 4 हो गई, 2 एल्युमिनियम आयन 3 सल्फेट आयन 5 हो गई। ध्यान से देखिए ये वेंट्रो फैक्टर की वैल्यू है किसके केस में बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो जितने आयंस में आयनाइज हो रहा है आप वही वेंट्रो फैक्टर की वैल्यू रखेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको कहा कि 80% आयनाइज हो रहा है, ये 50% आयनाइज हो रहा है, तो आप वेंट्रो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसको समझते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, तो देखते हैं बेटा ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर आपको दिया हुआ है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन तो देखिए जैसे आपको बेटा दिया हुआ है KCl और KCl आयनाइज होता है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब देखिए KCl है 2 आयंस में आयनाइज हो रहा है। इसके हम मान लेते हैं कि पहले नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, ये 0 0 थे, यहां से अल्फा गया। अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितने परसेंट में इस इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हो रहा है। तो देखिए इधर से अल्फा गया तो इधर से अल्फा अल्फा आएगा। कैसे, अगर एक KCl का मॉलिक्यूल आयनाइज होता है तो एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अल्फा आयनाइज हुए तो इधर क्या आएगा, अल्फा अल्फा। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ये तो 2 आयंस में आयनाइज हुए, कुछ 3 में कुछ 4 में, तो हम एक जनरल भी बना सकते हैं कि N आयंस में आयनाइज होंगे। तो देखिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये 2 आयंस में आयनाइज हो रहे हैं तो देखिए अल्फा जो I है वो किसके इक्वल है, I है ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बिफोर डिसोसिएशन। तो देखिए क्या हम अप्लाई करेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, क्या है देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। हमें क्या करना है बेटा, हमें इन तीनों को ऐड करना है। देखिए आफ्टर डिसोसिएशन ये है 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो आप तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 1 माइनस अल्फा, इन दोनों को ऐड किया 2 अल्फा, लेकिन ये तो 2 आयंस में आयनाइज हुआ इसलिए 2 लिख दिया। कोई 3 में आयनाइज होगा तो 3 लिख देंगे, 4 में आयनाइज होगा तो 4 लिख देंगे। तो अगर आपको जनरल बनाना है तो ये होगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1। देखिए हमने 2 के बदले बेटा n लिख दिया है। 3 4 5 कितने भी आयंस हो सकते हैं। थोड़ा सा और सोल्व करें तो अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया n माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1 i माइनस 1
डिवाइडेड बाय n-1। तो देखिए अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n ये है कि वो कितने आयंस में आयनाइज होगा। जैसे 2 में आयनाइज हुआ तो n की वैल्यू 2। तो देखिए एक रिलेशन आ गई है हमारे पास, किसके बीच में रिलेशन आ गई है बेटा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बीच में और वेंटो फैक्टर के बीच में। बड़े ध्यान से समझेंगे, अगर न्यूमेरिकल में आपको आई कैलकुलेट करना है, अल्फा गिवन है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या है कि आई गिवन है और अल्फा कैलकुलेट करना है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों में से एक नोन है, एक अननोन है, तो जो अननोन वैल्यू है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं, देखिए बेटा ध्यान से, इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। केसीएल लिया हमने, ये 2 आयंस में आयनाइज हो रहा है, एक पोटेशियम आयन, एक क्लोराइड आयन। तो हमने अल्फा लिखा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसका मतलब अल्फा क्या है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट 80% आयनाइज होगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.8, मान लो 50% हो गया तो 0.5, इस तरीके से होगा। तो 1 माइनस अल्फा, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, अल्फा अल्फा। तो वेंटो फैक्टर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने थे, हमने इन तीनों को प्लस करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1। 2 के बदले हमने जनरल फार्मूला बनाने के लिए n लिखा है। तो सोल्व करने के बाद ये फार्मूला आता है और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखिए ये जो फार्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करने वाला है। तो देखिए इन दोनों से आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या होगा, एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में आपको कहा कि जो CaCl2 है वो 70% आयनाइज हो रहा है, तो बताइए आई की वैल्यू क्या होगी। समझेंगे, CaCl2 बेटा 70% आयनाइज हो रहा है तो आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1। इसका मतलब ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अल्फा 70% है तो अल्फा आएगा 0.7 I-1, और CaCl2 बेटा 3 आयंस में आयनाइज हो रहा है तो लिखेंगे 3-1। 3-1 2 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया 1.4, तो I इज इक्वल टू आ गया 2.4। इसका मतलब CaCl2 अगर कंप्लीट आयनाइज होता तो I की वैल्यू 3 होती, लेकिन अगर ये 70% आयनाइज हुआ तो I की वैल्यू हो गई 2.4। तो सिंपल है, हमने फार्मूले में रखा, और अगर पहले जैसे किया था उस तरीके से देखें कि ये कैल्शियम आयन है, 2 क्लोराइड आयन है, ये पहले 1 था, ये 0 0 था, तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा और 2 अल्फा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 70 के बदले कुछ और भी हो सकता है, मान लो 80% हो जाए तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको खुद ट्राई करके देखिए, अगर 70% के बदले 80% होता है तो क्या आंसर आएगा बेटा। 70% है तो 2.4 आ रहा है, और 80% है तो देखिए क्या 2.6 तो नहीं आ रहा है। ट्राई योरसेल्फ। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए काफी पहले हमारे एग्जाम में आया था कि K4FeCN6 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो बेटा देखिए 4 पोटेशियम आयन में और एक के हेक्सासाइनोफेरेट आयन में आयनाइज हो रहा है। एग्जाम में आया था अगर ये 50% आयनाइज हो रहा है तो आप कैलकुलेट करिए कि आई की वैल्यू क्या होगी। क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, 50% आयनाइज हो रहा है, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बेटा अगर देखें कि ये 4 है और ये 1.5, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1। अल्फा है 0.5 I-1, तो सोच के बताइए जरा n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्या ले, n लेना है बेटा, कितने आयंस में आयनाइज हुआ, तो 4 और 1 5, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 4,
0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1 ऐड हो गया 3, तो I की वैल्यू आती है 3। तो देखिए पोटेशियम हेक्सोसाइनोफेरेट है, अगर ये 50% आयनाइज हुआ तो मालूम हुआ कि वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ऐसे आप कुछ और एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका एसोसिएशन हो रहा है तो आप वेंटो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए बेटा कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी आपने लिया था, मान लो ये है ट्वाइस कार्बोक्सिलिक एसिड और ये डाइमराइज हो रहा था, तो इस तरीके से ट्वाइस में चेंज हो रहा था। अब मान लो कि इसके मोल्स पहले 1 है, ये 0 है, और इसमें से अल्फा डैश रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को। तो यहां कितने आने चाहिए सोचो जरा बेटा। 2 चेंज हो रहे हैं 1 में, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का एसोसिएशन हो रहा है तो 1 में चेंज हो रहे हैं। 2 1 में चेंज होंगे तो 10 5 में चेंज होंगे। 2 1 में 10 5 में, इसका मतलब जितने हैं उससे हाफ बन रहे हैं। 2 अगर 1 में चेंज हो रहे हैं, 10 5 में चेंज हो रहे हैं, तो अल्फा डैश किस में चेंज होगा बेटा? अल्फा डैश बाय 2 में चेंज होगा। एक और अगर आप देखें थोड़ा जनरल बनाना, मान लो Na है तो वो AN में चेंज हो रहा है। ट्राइमर टेट्रामर कुछ भी बन सकता है। तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 0, इसमें से अल्फा डैश गए तो यहां पे आएंगे अल्फा डैश बाय N। अब इसको फार्मूले में कैसे रखेंगे? तो देखिए वही फार्मूला है जो आपने अभी पढ़ा था। आपने पढ़ा कि I है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो क्या होगा बेटा? जनरल बनाएंगे 1 माइनस अल्फा डैश प्लस अल्फा डैश बाय n डिवाइडेड बाय 1। तो देखिए I इज इक्वल टू अल्फा डैश कॉमन ले लिया, 1 अपॉन n माइनस 1, और ये फार्मूला बन के आता है, देखिए अल्फा डैश इज इक्वल टू I माइनस 1 1 अपॉन n माइनस 1। तो देखिए अल्फा यहां पे क्या है बेटा? अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और अगर आपको अल्फा डैश गिवन है तो देखो वेंट्रो फैक्टर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सॉल्यूट है वो डाइमराइज हो रहा है या ट्राइमराइज हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है, तो आप इजीली वेंट्रो फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो आप वेंट्रो फैक्टर से I और वेंट्रो फैक्टर से आप अल्फा, अल्फा से वेंट्रो फैक्टर, दोनों इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ 1-2 रीजनिंग क्वेश्चंस भी देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे क्या कि आपने पढ़ा था कि इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए NaCl एंड ग्लूकोज आर नॉट आइसोटोनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्सप्लेन करिए कि जो इक्विमोलर सॉल्यूशन है NaCl के और ग्लूकोज के वो आइसोटोनिक नहीं है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं बेटा कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने बताया था कि केवल वही आइसोटोनिक होंगे, अगर एक इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो आइसोटोनिक नहीं होंगे। तो आज समझेंगे बड़े ध्यान से। देखिए हमें मालूम है कि आइसोटोनिक वो होंगे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, और आपने पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला अब हो चुका है ICRT। तो देखिए बाकी सब तो सेम है, NaCl में I की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब आप NaCl की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का बात करेंगे, और जब आप ग्लूकोज की बात करेंगे तो I की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 1। तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज से डबल हो जाएगा। तो आइसोटोनिक तो वो होते हैं बेटा जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। तो ये 2 आयंस में आयनाइज हो रहा है, इसलिए NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या आएगा? डबल आएगा। क्लियर है बेटा?
क्योंकि वेंटो फैक्टर NaCl में 2 है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, डबल आएगा। इस तरह से एक दो क्वेश्चंस और आए हुए हैं। एक रिसेंटली अभी आया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 1 मोलर NaCl इज ट्वाइस द 1 मोलर ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आया था कि जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलर NaCl का वो डबल है, क्योंकि I डबल है, और जब आप ग्लूकोज की बात करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी 1, इसलिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है NaCl का वो डबल आएगा, किससे, ग्लूकोज से। सारा रोल बेटा वेंटो फैक्टर का है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये फार्मूले बिना वेंटो फैक्टर के अप्लाई ना हो। देखिए जरा एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। तो देखिए पहले कुछ MCQ देखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। एक देखिए ये एम्स के एग्जाम में आया हुआ है 2014 में, क्या आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट, बी दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड 0.1 मोलर BaCl2, सी दिया हुआ है बेटा 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, और एक दिया हुआ है 0.1 मोलर K2SO4। तो सारा खेल है वेंटो फैक्टर का कि कितने आयंस में आयनाइज हो रहा है। तो देखिए ये K पॉजिटिव और नाइट्रेट नेगेटिव, तो ये तो 2 में आयनाइज होगा, 1 बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन ये 3 में आयनाइज होगा, 2 Al एल्यूमिनियम आयन, 3 सल्फेट आयन तो ये 5 में आयनाइज होगा, और ये 2K और 1 सल्फेट तो ये 3 में आयनाइज होगा। देखिए बेटा जो सबसे ज्यादा आयंस में आयनाइज हुआ है उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि इसके लिए वेंटो फैक्टर 5 है तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। एक और देखते हैं, देखिए बेटा एक और हमारे एग्जाम में आया हुआ है, एक इस तरीके से आया था कि, तो देखिए बेटा किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला ये है कि इक्वी मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए NaCl एंड ए ग्लूकोज आर नॉट आइसोटोनिक। तो एक्सप्लेन करना है कि इक्वी मोलर सॉल्यूशन NaCl के और ग्लूकोज के आइसोटोनिक नहीं है। यहाँ बड़े ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए ये ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और उनकी कंसंट्रेशन इक्वल है तो आइसोटोनिक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे तो देखते हैं। देखिए बेटा ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl है, ये इक्वल होगा ICRT। अगर आप ध्यान से देखें NaCl में वेंटो फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2, और जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज की बात करेंगे बेटा तो देखिए जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा, उससे डबल आएगा। तो ये आइसोटोनिक नहीं होंगे क्योंकि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सेम एक और मिलता जुलता हमारे एग्जाम में आया है, देखिए जरा क्या पूछा है। तो देखिए एक और बेटा ये 2018 में आया क्या कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl is nearly twice
टू दैट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, कि जो 1 मोलर KCl है उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगभग डबल आ रहा है किससे, ग्लूकोज के सॉल्यूशन से। फिर वही है कि KCl कितने में आयनाइज होगा बेटा, 2 आयंस में आयनाइज होगा, तो I की वैल्यू 2 है। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं KCl की, I kbm, और I कितना आ गया 2। और जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज की बात करेंगे तो I kbm और I की वैल्यू आएगी 1। तो वेंटो फैक्टर KCl के लिए 2 है, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KCl के लिए क्या आएगा बेटा, डबल आना है। कुछ और MCQ हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, सिंपल है, समझने वाले हैं, एक बार उनको ध्यान से देखते हैं। देखिए बेटा किस तरह के क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आ रहे हैं, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो देखिए 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, ये एम्स में आया है 2014 में, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए थे। एक दिया हुआ था बेटा 0.1 मोलर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, एक दिया हुआ था 0.1 मोलर K2 बेरियम क्लोराइड, एक दिया हुआ था बेटा 0.1 मोलर सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, और एक दिया हुआ है 0.1 मोलर K2SO4। तो देखिए मालूम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, तो ये भी तो बेटा वही वेंटो फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसका वेंटो फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, उतना ही ज़्यादा आएगा। तो देखिए KNO3 की बात करें तो ये कितने आयन्स में आयनाइज हो रहा है, पोटेशियम आयन नाइट्रेट आयन, तो जो I की वैल्यू है 2 आएगी। बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, तो I की वैल्यू 3 आएगी। 3 सोडियम आयन और 1 फॉस्फेट आयन, तो I की वैल्यू 4। 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन, तो I की वैल्यू 3। तो क्या लगता है बेटा सबसे ज़्यादा I की वेंटर फैक्टर की वैल्यू थर्ड वाले के लिए, तो आंसर होगा 0.1 मोलर सोडियम फॉस्फेट। 0.1 मोलर सोडियम फॉस्फेट वो है जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा। सिंपल हमें वेंट्रो फैक्टर कैलकुलेट करके चेक करना था कि जिसका वेंट्रो फैक्टर ज़्यादा है उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। कुछ और इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे बेटा। एक और आया है, जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का किया ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट का आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1 मोलल ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है 1 मोलल NaCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर 1 मोलल CaCl2 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और 1 मोलल Al2SO4 का थ्राइस का सॉल्यूशन दिया हुआ है। थोड़ा आप सोचिए बेटा, ट्राई करिए कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा था, जिसका वेंट्रो फैक्टर ज़्यादा था। क्या लगता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका वेंट्रो फैक्टर ज़्यादा होगा या कम। सोचिए थोड़ा सा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, हमसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। इसका मतलब यहाँ पे भी हल्का सा कंफ्यूज करने का कंसेप्ट है क्या, कि डिप्रेशन जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। इसका मतलब जिसमें डिप्रेशन जितना कम है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा है। सबसे कम वेंट्रो फैक्टर देखिए I, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। सबसे कम वेंट्रो फैक्टर ग्लूकोज का है, सबसे कम डिप्रेशन इसका हुआ है, तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए आंसर आएगा 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन। सिंपल है बेटा, जिसका वेंट्रो फैक्टर सबसे कम है
उसका डिप्रेशन सबसे कम है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। देखिए एक और देखते हैं। तो देखिए एक नीट के एग्जाम में आया है 2016 में, क्या पूछा है कि वेंटो फैक्टर आई for dilute aqueous solution for strong electrolyte barium hydroxide is A ऑप्शन है 1, B है 2, C है 3, 4 है 4, D ऑप्शन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें बस ये है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला नहीं दिया, तो मैं मालूम है कि BaOH का ट्वाइस होगा और कितने आयंस में आयनाइज होगा बेटा, एक बेरियम आयन 2OH नेगेटिव, तो 3 आयंस में आयनाइज हो गया। जितने आयंस में आयनाइज होगा वही वेंटो फैक्टर है, तो आंसर आएगा 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मेडिकल एंट्रेंस में आया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का वेंटो फैक्टर क्या होगा, तो सिंपल है, कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। देखिए जरा किस तरह के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए किस तरीके से हमें वेंटो फैक्टर यूज करना है। तो देखो एक ये न्यूमेरिकल है जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, क्या कि कैलकुलेट द 2011 में आया है हमारे बोर्ड के एग्जाम में, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या ये पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रीपेड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। और के भी दिया हुआ है 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल, 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और मोलर मास NaCl का होता है बेटा 58.5 ग्राम पर मोल। तो देखिए आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्या करना है इसमें। देखिए बेटा आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो पहले बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा TB इज इक्वल टू आएगा IKBM। तो I कितना है, I की वैल्यू NaCl है तो 2, KB 0.512, और यहाँ पे आएगा मास ऑफ द सॉल्यूट, तो कितना है 15 ग्राम। मोलैलिटी में फार्मूला रखेंगे, मोलर मास 58.5 और मास ऑफ द सॉल्वेंट 250, ऊपर ये आएगा 1000। अब बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, ये एग्जाम में न्यूमेरिकल आया था, 50% बच्चे गलत करके आए थे, भूल जाते हैं। देखो न्यूमेरिकल को देखते उसकी लैंग्वेज आप देखो, कहीं भी नहीं ऐसा कुछ मेंशन है कि इसमें वेंटो फैक्टर यूज करना है या नहीं करना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेंटो फैक्टर लेना है या नहीं लेना, कहीं मेंशन ही नहीं है। तो 50% बच्चे बिना वेंटो फैक्टर के न्यूमेरिकल करके आते हैं और उन सबको 0 मिलता है एग्जाम में। तो 0 ना मिले इसके लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंप्लीट फार्मूला यूज करना है, I अप्लाई करना पड़ेगा, I की वैल्यू 2 रखेंगे, सोल्ड कर लेंगे, तो यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और फिर मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बेटा अपने आप ट्राई करिए, आपको बता ही दिया है, यहां से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करके इस फार्मूले में रख देंगे। ट्राई करिए। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, देखिए जरा। एक और न्यूमेरिकल जो इसी साल हमारे एग्जाम में आया है उसको देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है बेटा, ये आया है 2020, इसी साल आया है। क्या है कि a 0.01 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द AlCl3 freeze at
-0.068 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ए डिसोसिएशन। तो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और केएफ दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो देखिए बेटा किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने वाली चीज है कि हमें मोलैलिटी गिवन है और केएफ गिवन है और ये डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, तो केवल वैल्यूज रखनी है। तो देखिए डेल टी एफ इज इक्वल टू है आई के एफ एम, और यहां से आप आई निकाल सकते हैं। तो देखिए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट 0.068, आई निकालना है, के एफ है बेटा 1.86 और मोलैलिटी है 0.01। यहां से आई कैलकुलेट करेंगे हम, और जब आप आई कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बेटा सोल्ड होके 3.65 ये सोल्ड आप कर लोगे। और जब आई कैलकुलेट हो जाएगा तब आप अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 और एन माइनस 1 आप इजिली अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए AlCl3 कितने आयन्स में आयनाइज होगा, एक एल्युमिनियम आयन में और 3 क्लोराइड आयन में, तो n की वैल्यू आप 4 रखेंगे और जो अल्फा आ जाएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो आप इजीली इस फार्मूले को अप्लाई करके आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखने वाली है बेटा कि आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अगर आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयनाइज हो रहा है तो जितने आयंस में आयनाइज हो रहा है वो आई की वैल्यू रखिए और उसको आप सोल्व कर दीजिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिया हुआ है तो आप उसकी हेल्प से पहले आई कैलकुलेट करिए फिर फार्मूले रखिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे बेटा, पहले आप आई कैलकुलेट करिए तब आप उसको अल्फा के फार्मूले में रखिए। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिए बेटा ध्यान से। चलिए बेटा देखिए बड़ा एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, हमारे एनसीईआरटी में सोल्ड है और हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। क्या है देखिए, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, इसका मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट है, डिजोल्व है 25 ग्राम बेंजीन में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 1.62 केल्विन, डेल्टा डी एफ दिया हुआ है और के एफ दिया हुआ है बेटा 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बताइए एसिड का अगर ये डाइमर बनाता है। इसका मतलब न्यूमेरिकल में आपसे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पूछा जा रहा है और गिवन क्या है, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, मास ऑफ द सॉल्यूट। तो देखो अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले की हेल्प से आपको वेंटो फैक्टर निकालना पड़ेगा और अगर वेंटो फैक्टर निकल जाता है तो उसके बाद आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो भी पूछा है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है बेटा, ये फार्मूला है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। इसमें हम सारी वैल्यूज रख सकते हैं। देखिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है 1.62 केल्विन, आई हमें कैलकुलेट करना है, के एफ जो दिया हुआ है वो है 4.9, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट है बेटा 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास है 122, मास ऑफ द सॉल्वेंट है कितना, कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया है तो 25 ग्राम, ये 1000 है। तो यहाँ से आप I कैलकुलेट करेंगे तो I आएगा बेटा 0.504, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो देखिए 2 तरीके हैं, ये ज़्यादा इजी है कि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले में सारी वैल्यूज रखिए, I निकालिए। हमारी एनसीईआरटी में लेकिन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, एनसीईआरटी में I का फार्मूला यूज़ नहीं किया,
पहले एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकाला है और फिर आई का फार्मूला अप्लाई किया है, रेशो कैलकुलेट किया, नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल, तब आई निकालना है। बात एक ही है, वहाँ गलती होने के चांस है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि नॉर्मल मोलर मास ऊपर रखना है या एबनॉर्मल। तो यहाँ पे गलती होने के चांस नहीं है, आप डायरेक्ट आप अप्लाई करिए, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से आई कैलकुलेट हो गया। जब आई कैलकुलेट हो जाएगा तब आप चलिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन में। तो फार्मूला है अल्फा डैश इज इक्वल टू आई माइनस वन, 1/n-1। तो देखिए अल्फा डैश निकालना है, आई कितना आया बेटा 0.504 - 1 और ये 1/2 - 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा डैश आएगा 0.992। और अगर आपसे परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा बेटा 99.2%। ईजी है, कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए। अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन पूछते हैं तो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले में रख के आई निकालना है और फिर अल्फा डैश या अल्फा के फार्मूले में आप आई की वैल्यू रखेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा दिया हुआ है, आपको न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है और आपसे एलिवेशन डिप्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो आपको पहले ये वाला फार्मूला यूज करना है। इसकी हेल्प से आप आई निकाल लेंगे, जब हमें अल्फा मालूम होगा तब इसमें रखेंगे आई की वैल्यू और आंसर आ जाएगा। तो मालूम होना चाहिए कि इसको पहले अप्लाई करना है या इसको करना है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हमने किए, कुछ आप घर पे ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उसको बेटा सेंड कर सकते हैं।